हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने एक वीडियो डाला था जिसमें कोर्ट की अवमानना का केस डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, उसमें मुख्यतः संविधान के 3 आर्टिकल का प्रयोग आया था, जिसमें था आर्टिकल 129 जो यह सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता था कि उसकी अवमानना करने के दोषी पाए गए को दंडित कर सकता है। एक था आर्टिकल 215 जिससे हाई कोर्ट की अवमानना करने वाले को हाई कोर्ट दंडित कर सकता था, और एक था आर्टिकल 19 फर्स्ट जो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड था और वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी देता था। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, जिसे बहुत से विद्वानों ने कहा कोर्ट की अवमानना वाले केस में कि कहीं ना कहीं वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी को सीमित करता है, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग जिसमें 19 फर्स्ट जो मौलिक अधिकार है इसी को रिलेट करते हुए आज हम लोग मौलिक अधिकार को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक में है। देखिए, जो मौलिक अधिकार है इसकी ये कहाँ से आया, पहले इसकी पृष्ठभूमि जानने से पहले हम लोग ये जाने कि इस मौलिक अधिकार आने का कारण क्या था। तो देखिए, जब ब्रिटेन में राजशाही था उस समय ब्रिटेन के राजशाही द्वारा वहाँ के जो मजदूर वर्ग थे उनको कुछ अधिकार दिए गए, तो उन अधिकारों को विद्वानों ने मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, तो मैग्ना कार्टा की संज्ञा भारतीय संविधान के भाग 3 को दी जाती है। अब देखिए, अनुच्छेद 12 से 35 तक में बीच में कई प्रकार के अधिकार आपको दिख रहे होंगे। जैसे पहला है समता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक इसका विस्तृत है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच। फिर फ्रेंड्स, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार है जो आर्टिकल 29 और 30 में है। और एक आर्टिकल है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो आर्टिकल 32 में है। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे कि ये आर्टिकल 14 से लगातार चल रहे हैं, बस यहाँ पे एक आर्टिकल मिसिंग है जो आर्टिकल 31 है। तो यहाँ पे भी एक आर्टिकल था जो हमारा मूल संविधान था, उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। जैसे आप देख रहे हैं 6 हैं, लेकिन एक 7वां मौलिक अधिकार भी था जो था संपत्ति का अधिकार, और वो था आर्टिकल 31 में। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में सबसे पहले भूमि सुधार किया गया। भूमि सुधार का मतलब ये था कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय अंग्रेजों द्वारा चलाई गई जमींदारी प्रथा में कई ऐसे जमींदार थे जिनके पास बहुत खेत था, और ऐसे किसान थे जिनके पास थोड़ी भी भूमि नहीं थी। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि उन जमींदारों से कहीं ना कहीं जो ज़्यादा भूमि थी उसको किसानों के बीच वितरित किया जाए। इसलिए एक भूमि सुधार एक्ट लाया गया था 1951 में। उसके तहत कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई जिसके तहत ये मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। फ्रेंड्स, ये टॉपिक में छोड़ के इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, संविधान का मूल संरचना पढ़ेंगे, उस टॉपिक में उसका पूरा विस्तृत वर्णन किया जाएगा। इसलिए हमें ये जान लेना जरूरी है कि ये जब मूल संविधान लिखा गया था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। एक ये भी अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा हटा दिया गया। ये 1978 में हटा दिया गया। अब हमारे संविधान में मुख्यतः यही अधिकार है। अब फ्रेंड्स, हम लोगों को इन सबको एक एक करके पढ़ना है, और साथ में इनके जो अपवाद है, जैसे समता का अधिकार में ये भी है, अपवाद स्वरूप ये भी होता है कि आर्टिकल 361 इसका अपवाद है कि जब कोई राज्यपाल या राष्ट्रपति अपने संवैधानिक पद पर रहता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या उसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में कार्रवाई नहीं किया जा सकता। तो इसके अपवाद भी हम लोग पढ़ेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि इस आर्टिकल में 2 आर्टिकल मिसिंग है, आर्टिकल 12 और 13। तो ये दोनों क्या है इसको हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 12 और 13 क्या है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज इन द सेंस क्या है। देखिए, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जाएंगे तो राज्य किसे कहते हैं। तो अगर आप राजनीतिक विज्ञान कभी पढ़े होंगे तो एक राजनीतिक विज्ञान के बहुत बड़े मतलब जानकार थे, उनका नाम था गार्नर। उन्होंने कहा कि किसी भी एक राज्य की परिभाषा, एक किसी भी क्षेत्र को राज्य हम कब कहेंगे, तो उसमें राज्य कहने के लिए उसमें 4 विशेषताएं होनी चाहिए। अगर हम लोग देखें तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में राज्य क्या होगा। देखिए, राज्य में 4 मुख्यतः बातें होनी चाहिए। एक, उसका एक निश्चित भूभाग हो। दूसरा,
उसमें एक जनसंख्या निवास करती हो, तीसरा उसकी एक सरकार हो, और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट वो संप्रभुता हो। किसी भी क्षेत्र को राज्य का दर्जा जब दिया जाता है जब इसमें यह मुख्यतः 4 विशेषताएं हो। तो गार्डनर महोदय ने राज्य की डेफिनेशन दी थी, अगर आप राजनीतिक विज्ञान कभी पढ़ेंगे तो उसमें ये शब्द आता है। या मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ये राज्य की परिभाषा, क्योंकि आप कभी भी अगर पॉलिटी की किताब पढ़ते हैं तो उसमें राज्य शब्द का यूज होता है। जैसे राज्य आपको ये अधिकार देता है, राज्य आपको ये कर्तव्य करने के लिए कहता है, तो राज्य शब्द का यूज क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में परिभाषा है। लेकिन हमारे परिदृश्य में राज्य की परिभाषा क्या है, तो देखिए राज्य किसे कहते हैं, हम लोग पॉलिटी के लैंग्वेज में राज्य क्या है। आर्टिकल 12 में कहा गया है कि वे सभी संवैधानिक कार्य करने वाली या विधियां बनाने वाली संस्थाएं राज्य की कैटेगरी में आती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे हमारे देश में संसद है वो विधि बनाती है, राज्य विधानमंडल है वो भी विधि बनाती है, कई ऐसे जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य होते हैं वो विधियां बनाते हैं, ये भी राज्य की कैटेगरी में आते हैं। तो इन सब का रूप राज्य आता है। जैसे आप देखते होंगे कि जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे और भी संस्थाएं हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई कहे कि NCERT राज्य की परिभाषा में आती है, तो नहीं आती है। इसी तरह राज्य की परिभाषा एक विस्तृत परिभाषा है, इसमें कई संस्थाएं आती हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, जितनी भी संस्थाएं जो विधियों से रिलेटेड होती हैं, जो कोई विधि निकालती हैं, वो राज्य की परिभाषा में आती हैं। ये फ्रेंड्स राज्य की परिभाषा। फिर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल जो 13 है। तो देखिए आर्टिकल 13 इतना इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार में कि अगर आप आर्टिकल 13 को समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 368 का भी जिक्र आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए आर्टिकल 13 कहीं ना कहीं आर्टिकल 368 के साथ टकराव खाता है। आर्टिकल 368 क्या है, तो आर्टिकल 368 है संविधान में संसद को आर्टिकल 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति, संविधान में संशोधन करने की शक्ति आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 368 है। तो आर्टिकल 13 के साथ ये क्यों टकराव खाता है, इसकी स्थिति जानने के लिए हम लोग पहले आर्टिकल 13 जानते हैं। देखिए आर्टिकल 13 के 2 भाग हैं। एक आर्टिकल 13 इसके 2 भाग हैं, पहला और दूसरा। देखिए आर्टिकल 13 का जो पहला भाग है वो यह कहता है कि संविधान लागू होने के बाद वे सारी विधियां अप्रभावित हो जाती हैं जो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों को सीमित करती हैं। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये संविधान आज ये है, यहाँ हम लोग खड़े हैं और संविधान यहाँ से इधर लागू हो रहा है, और ये 1947 जो जब संविधान नहीं बना तो उससे पहले का समय है। तो अब ये इससे पहले भी कई विधियां होंगी जो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड होंगी। तो वो संविधान कहता है, आर्टिकल 13 फर्स्ट कहता है कि ये सारी विधियां अगर यहाँ से संविधान लागू होता है तो वो सारी विधियां सीमित हो जाएंगी या अप्रभावी हो जाएंगी जो मौलिक अधिकारों को सीमित करती हैं। ये था आर्टिकल फर्स्ट। अब इसमें क्या है, आर्टिकल फर्स्ट का एक और बात ये भी है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी, हम हैं और आज संविधान लागू हो गया और मैंने कोई गुनाह किया या आपने कोई गुनाह किया, कोई भी किसी ने भी कोई गुनाह किया हो और आज संविधान लागू हो गया और वो मौलिक अधिकारों को सीमित करता था या कोई उसको सजा मिली होगी, तो आज संविधान लागू हुआ, उसके बाद से जो विधि थी, मतलब आज संविधान लागू हो गया उसके बाद वो विधि अप्रभावित हो गई, तो वो व्यक्ति कहेगा कि मुझे जिस लिए सजा मिली है वो तो विधि खत्म हो गई है, तो मुझे सजा क्यों। तो ये आर्टिकल 13 फर्स्ट ये भी कहता है कि वो विधियां तो अप्रभावित हो जाएंगी लेकिन पास्ट में किए गए घटना के लिए वो विधियां लागू रहेंगी। ये था आर्टिकल फर्स्ट। जो आर्टिकल सेकेंड है ये कहता है कि संसद ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकता या कोई भी संविधान में संशोधन नहीं करता जो मौलिक अधिकारों को सीमित करता हो। मतलब आर्टिकल 13(2) ये कहता है कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता या संविधान में ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकता जो मौलिक अधिकारों को सीमित करता हो। ये आर्टिकल 2 कहता है। ये फ्रेंड्स आर्टिकल फर्स्ट और सेकेंड होता है। आर्टिकल फर्स्ट को एक बार आप सही से समझ लीजिए क्योंकि ये कई बार
कोई एग्जाम में आया हुआ है, अगर आप अच्छे एग्जाम देते हैं तो ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है कि आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है। इसको समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल आप सुनिए, जैसे मान लीजिए आज ये कोई रेखा है, ठीक है, इससे पहले ये संविधान बना हमारा, ये संविधान बना, और ये पहले की स्थिति है जब हम लोग गुलाम थे, ठीक है। मान लीजिए इधर भी कई विधियां होंगी और इधर संविधान बन गया, तो अब मौलिक अधिकार यहाँ से लागू हुआ, तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड इधर भी कोई विधियां तो होंगी। तो ये कहता है, आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि जिस दिन से संविधान लागू हुआ उसके पहले हुई सारी विधियां शून्य हो जाएंगी जो मौलिक अधिकारों को सीमित करती हो। लेकिन ये भी कहता है कि अगर आपने इस समय कोई गुनाह किया हो या कोई भी कार्य किया हो और उसको आपको सजा मिली हो, तो संविधान के बाद भी जब संविधान लागू होगा तब भी वो विधियां आपके लिए, सिर्फ आप पे वो जारी रहेंगी, वो आपके लिए खत्म नहीं होगी और आपको सजा मिलेगी उसकी। ये था आर्टिकल फर्स्ट और सेकेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि एक एक आर्टिकल को उठाना है और उसके पढ़ना है। साथ में हम लोग को जैसे समता का अधिकार पढ़ेंगे तो हम लोग आर्टिकल 361 का भी जिक्र करेंगे जो इसका अपवाद है। ये इसके साथ पढ़ने के बाद तब जाके मौलिक अधिकार से मिलकर, क्योंकि मौलिक अधिकार एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इस वीडियो में तो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोग इसके बाद ये पढ़ेंगे कि समता का अधिकार क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो बेसिक बात है इसमें क्या है कि जो आर्टिकल 12 है उसमें राज्य की परिभाषा है और आर्टिकल 13 के 2 भाग हैं। आर्टिकल 13 कहीं ना कहीं 368 का टकराव करता है। आर्टिकल 368 जैसे कि बताया कि मतलब संसद कोई भी ऐसी विधि नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को सीमित करता हो, ये आर्टिकल 13 सेकंड कहता है। लेकिन आर्टिकल 368 ये भी कहता है कि संसद संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच कॉन्ट्रडिक्ट है, यही टकराव है। ये थी फ्रेंड्स मौलिक अधिकार का एक छोटा सा वीडियो। इसके बाद हम लोग को ये पढ़ना है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थैंक